हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही फेमस पोएम द ब्रुक का। तो ये जो पोएम है उसमें टेनिसन ने हमें एक छोटी सी नदी के बारे में बताया है कि कैसे वो जो नदी है वो अलग अलग जगहों से पास होती है, उसे कौन कौन मिलता है, इसके बारे में बताया है। ये जो पूरी पोएम है वो एक पर्सोनिफिकेशन है, इसीलिए क्योंकि ब्रुक को एक ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया है। जैसे एक ह्यूमन जन्म लेता है, अपनी ज़िंदगी जीता है और लास्ट में मर जाता है, उसी तरीके से ब्रुक भी एक जगह से जन्म लेकर अलग अलग जगह पास होता है और फाइनली समुद्र से वो जो छोटी सी नदी है वो मिल जाती है। तो इसी के बारे में पोएम में बताया गया है। अब चलिए हम लोग इस पोएम के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं और फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 6 अगस्त 1809 में बॉर्न हुए थे और 6 अक्टूबर 1892 में इनकी डेथ हुई थी और ये इंग्लैंड में एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे। क्वीन विक्टोरिया के समय में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी। इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हैलम, उनके फ्रेंड जब मर गए थे उसके बारे में उन्होंने एक पोएम लिखी थी। ये पोएम उनकी बहुत फेमस है। एडिलिस ऑफ द किंग एंड मॉड, अदर पोएम्स, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, टिम्बकटू, ये भी इनकी कुछ फेमस पोएम्स है। तो अगर हम इस पोएम की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रुक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सिंबल ऑफ लाइफ को दर्शा रहा है एंड इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स ओरिजिन एंड इट्स डेस्टिनेशन रिप्रेजेंट्स अ मैन्स जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो कैसे एक इंसान जन्म लेता है और फाइनली एक दिन मर जाता है, उसके बारे में बताया गया है एक ब्रुक के ज़रिए, एक पतली नदी के ज़रिए। वॉट एवर हैपन्स टू इट ऑन द वे इज़ क्वाइट लाइक वॉट मैन एनकाउंटर्स थ्रू हिज लाइफ। तो जैसे इंसान को बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, उसी तरीके से ब्रुक भी अलग अलग चीज़ों को एनकाउंटर करता हुआ, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेती हुई ब्रुक जो है वो आगे बढ़ रही है। बिना किसी कंप्लेन के वो आगे बढ़ती जा रही है और इसीलिए हमें ब्रुक से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। लॉर्ड टेनिसन पेंड द बैलेड द ब्रुक इन 1886, जस्ट 6 years बिफोर हिज डेथ। तो अपने मरने के 6 साल पहले ही उन्होंने इस पोएम को 1886 में लिखा था। द स्पीकर द ब्रुक itself undertakes a long and meandering journey across the countryside to join up a large river। तो जो यहाँ पे जो स्पीकर है ब्रुक, वो कैसे एक बहुत बड़ी जर्नी को कवर करते हुए एक बड़ी सी नदी या समुद्र से लास्ट में मिल जाती है, इसके बारे में बताया है। Although the poem emphasizes nature's sheer beauty, tucked inside this seemingly sweet poem about a little stream are darker, more poignant themes of death, human impermanence and nature's indifference to humankind। तो इस पोएम में नेचर की सुंदरता के बारे में बताया गया है, लेकिन वो तो बस एक ही एस्पेक्ट है। उसके अलावा डेथ के बारे में कि कैसे ह्यूमन लाइफ टेम्पररी होती है और एक दिन हर किसी को मर जाना है, इन थीम्स के बारे में भी पोएम में बताया गया है। और पोएम में बार बार एक लाइन रिपीट होती है जो कि है फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो इंसान आएंगे, इंसान जाएंगे, यानी जन्म भी लेता है इंसान, एक दिन मर भी जाता है, लेकिन जो ब्रुक है वो चलता ही रहता है, उसकी लाइफ परमानेंट है, इंसान की लाइफ की तरह टेम्पररी नहीं है। ये इस पोएम की मेन थीम है कि कैसे इंसान की लाइफ टेम्पररी होती है, इम्परमानेंट होती है, लेकिन जो नदी है उसकी लाइफ परमानेंट है। अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं और इसका मतलब समझते हैं। आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न। तो जो ब्रूक है वो कह रही है कि वो कूट एंड हर्न, कूट और हर्न दोनों बर्ड्स का नाम है जो मार्शी एरियाज़ में या पॉन्ड से मछली पकड़कर खाती हैं। ऐसी चिड़ियों को कूट और हर्न कहते हैं। तो हॉर्न्स मतलब जहाँ पर वो चिड़िया पाई जाती हैं, पॉन्ड्स और मार्शी एरियाज़, वहाँ से ये जो ब्रूक है वो निकल कर आती है। आई मेक अ सडन सैली, तो सडन मूवमेंट के साथ वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे स का साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है। एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न, तो फर्न्स भी प्लांट्स होते हैं, वहाँ से स्पार्कल करती हुई वो जो ब्रूक है बिकर्स डाउन अ वैली, वो एक वैली से गुज़रती है, रश करते हुए, यानी कि काफ़ी ज़ोरदार मूवमेंट से वो एक वैली से गुज़रती है। अगर हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हर्न फर्न ये राइमिंग है, सैली वैली ये राइमिंग है, इसलिए इसका जो राइमिंग स्कीम है पोएम का वो है ए बी ए बी। अब देखिए आगे क्या बताया।
बाय 30 हील्स आई हरी डाउन। तो अब ब्रुक को अपने रास्ते में क्या क्या मिलता है वो बता रही है कि कैसे उसे बहुत सारे हिल्स मिलते हैं और स्लिप बिटवीन द रिजेस। तो रिजेस एक लैंडफॉर्म है, पहाड़ की तरह ही होता है जो काफ़ी लॉन्ग और नैरो यानी पतला सा होता है। तो कभी वो पहाड़ों से गुजरती है, कभी रिजेस से गुजरती है और कभी वो छोटे छोटे गांव से 20 थॉप्स, थॉप्स का मतलब होता है गांव, तो गांव से गुजरती है, कभी टाउन से गुजरती है एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और बहुत सारे ब्रिजेस से भी वो गुजरती है। हाफ 100 मतलब 50। तो यहाँ पे 20 थॉप्स, ये ट का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। तो वो किसी फिलिप के फार्म से भी गुजरती है और लास्ट में वो ओवरफ्लो होती हुई रिवर यानी बहुत बड़ी नदी से जाकर फाइनली वो छोटी सी नदी जो है हमारी जो ब्रुक है वो मिल जाती है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ब्रुक कहती है कि इंसान तो आते जाते रहेंगे, इंसान अगर जन्म लेगा तो मरेगा भी, लेकिन मैं हमेशा रहूँगी। आई गो ऑन फॉर एवर, मैं तो हमेशा चलती रहूँगी। तो यहाँ पे मैन जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है इसलिए रेपिटेशन है, और ये जो लाइन है वो रेफरेन भी है क्योंकि ये जो लाइन है वो पूरे पोएम में 4 बार रिपीट हुई है। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेवल्स। तो अब ब्रुक कह रही है कि वो आवाज़ करते हुए, जैसे चैटर करता है इंसान, बातचीत करता है, उसी तरीके से जब वो पत्थरों से गुजरती है तो आवाज़ होती है। शार्प्स एंड ट्रेवल्स बेसिकली म्यूज़िकल नोट्स हैं, तो जब वो पत्थरों से गुजरती है तो आवाज़ करते हुए गुजरती है। आई बबल इनटू एडिंग बेज। तो बबलिंग साउंड आता है और यहाँ पे ब का साउंड रिपीट हुआ है हम देख सकते हैं इसलिए एलिट्रेशन है। तो एडिंग बेस का क्या मतलब हुआ? एडिंग का मतलब हुआ सर्कुलर और बेस का मतलब होता है इनलेट ऑफ ए सी। तो वो इनलेट ऑफ ए सी से गुजर रही है। आई बैबल ऑन द पेबल्स। और जब भी पत्थरों से गुजरती है तो आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई बेबी बैबल कर रहा हो, आवाज़ कर रहा हो अपने मुंह से। तो आवाज़ करते हुए वो गुजर रही है। विथ मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर जगह पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल है। जैसे यहाँ पे भी एक बेबी के साथ, बेबी की बैबलिंग साउंड के साथ ब्रुक को कंपेयर किया गया है, इसलिए ये भी पर्सोनिफिकेशन है। ओवरऑल पूरे पोएम में हर जगह ही पर्सोनिफिकेशन है। विथ मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट। तो फिर से यहाँ पे फ्रेट करना यानी वरी करना, तो एक इंसान वरी करता है, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं। लेकिन यहाँ पे ब्रुक को कहा गया है कि वो फ्रेट कर रही है, वरी कर रही है, इसलिए फिर से ये लाइन पर्सोनिफिकेशन है। तो वो कहती है कि जब उसे कर्व करना पड़ता है, यहाँ वहाँ से मोड़ लेना पड़ता है, तो उसे थोड़ी कठिनाई होती है और वो वरी करती है। बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो। और वो फील्ड से गुजर रही है और फैलो यानी खाली जगहों से भी गुजर रही है। एंड मैनी अ फेरी फोर लैंड सेट। और कभी कभी तो वो बहुत ही सुंदर जगहों से गुजरती है जो बिल्कुल एक फेरी लैंड की तरह, परियों के देश की तरह लगती है, जहाँ बहुत सारी हरियाली होती है, चिड़िया होती हैं। विथ विलो वीड एंड मैलो। तो विलो वीड और मैलो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो ऐसे खूब सारे फूल वाले प्लांट्स लगे हुए जहाँ रहते हैं वहाँ से जो ब्रुक है वो गुजर रही है। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। तो चैटर चैटर रिपीट हुआ है इसलिए रेपिटेशन है, फिगर ऑफ स्पीच। तो ब्रुक कहती है कि जैसे वो फ्लो हो रही है वो आवाज़ करते हुए, चैटर बातचीत करते हुए गुजरती है टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और उसके बाद फाइनली वो रिवर से मिल जाती है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो इंसान तो आते जाते रहेंगे लेकिन मैं हमेशा चलती रहूँगी। फिर से उस लाइन को रिपीट किया गया है। आई वाउंड अबाउट एंड इन एंड आउट विथ हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग। तो वो वाइंड करते हुए यानी यहाँ वहाँ से मोड़ लेते हुए जो नदी है वो आगे बढ़ रही है, और कभी कभी नदी के ऊपर फूल वगैरह तैरने लगते हैं, यहाँ वहाँ फूल खिले रहते हैं उसके आसपास। और कभी कभी उसमें खूब सारी मछलियाँ पाई जाती हैं नदी में, जैसे कि ट्राउट मछली या ग्रेलिंग मछली, दोनों ही मछलियों के नाम हैं। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक। और कभी कभी वो इतनी ज़ोर से बहती है ब्रुक की, उसके ऊपर झाग क्रिएट हो जाता है, फोम क्रिएट हो जाता है। तो ये फ का साउंड रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। अपॉन मी एज आई ट्रैवल विथ मैनी ए सिल्वर वाटर ब्रेक अबाउ द गोल्डन ग्रेवल। तो जब वो ट्रैवल करती है तो उसका जो ग्रेवल है यानी सैंड है वो गोल्डन कलर का है,
और वो चमकता है जैसे कि वो गोल्ड हो, तो उसका जो सैंड है वो गोल्डन कलर का है। एंड ड्रॉ देम ऑल अलॉन्ग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। तो उस सैंड के साथ, पानी के साथ वो फाइनली उस बड़ी नदी से मिल जाती है। और फिर से लाइन को रिपीट किया गया है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। आई स्टील बाई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाई हेज़ल कवर्स। तो अब जो ब्रूक है वो ग्रासी प्लॉट्स यानी घास के मैदानों से भी गुजरती है, और कभी कभी वो हेज़ल कवर्स, हेज़ल एक तरह का ट्री है, तो कुछ पेड़ों के बीच में से भी वो गुजरती है। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स। तो फॉरगेट मी नॉट एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें सुंदर ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे, तो उन ब्लू कलर के फ्लावर्स के प्लांट्स के बीच से भी वो गुजरती है। दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। तो वो जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ब्लू कलर के जो फ्लावर वाले जो प्लांट्स हैं वो लवर्स को बहुत पसंद है, तो उन प्लांट्स के बीच से भी वो गुजरती है। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम एंड आई ग्लैंस। तो यहाँ पे स साउंड रिपीट है, यहाँ पे ग साउंड रिपीट है, इसलिए एलिट्रेशन है। अमॉन्ग माई स्किमिंग स्वॉलोज। तो वो जब बह रही है तो बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं, स्वॉलो एक तरह की चिड़िया होती है, वो आती है और उसके ब्रुक के पानी के सरफेस को छूकर निकल जाती है अपनी बीक से। तो फिर से यहाँ पे स का साउंड रिपीट है, इसलिए एलिट्रेशन है। तो उन चिड़ियों से भी ब्रुक मिलती है। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। और फिर जो सनबीम है यानी सूरज की जो किरणें हैं, वो जब आती हैं ब्रुक तक, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई नेट क्रिएट कर रही हो, जैसे कि कोई जाला क्रिएट कर रही हो, क्योंकि पानी पर पड़ने से सूरज की जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही हैं, तो एक नेट जैसा क्रिएट हो जाता है अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। और ख़ास तौर पे ऐसा वहाँ होता है जहाँ पर पानी शैलो है, ज़्यादा गहरा नहीं है, जहाँ पे रिवर का बैंक दिखाई देता है, वहाँ पे सनबीम डांस करती है, सूरज की किरणें जो हैं वो डांस करने लगती हैं। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैमली वाइल्डरनेसेस। तो जब रात हो जाती है और चंद्रमा निकल आता है, तारे निकल आते हैं, तो तब भी जो ब्रूक है वो धीमे धीमे कुछ बात करती है, मरमर करती है इन ब्रैमली वाइल्डरनेसेस। तो ब्रैमली का मतलब जहाँ पे खूब सारी बुशेस होती हैं, तो बुशेस के बीचों बीच वो गुजर रही होती है। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स। तो लिंगर यानी स्लो डाउन, तो तब वो सोच में पड़ जाती है या स्लो हो जाती है जब उसके सामने कोई स्टोन्स आ जाते हैं, पेबल्स आ जाते हैं। शिंगली यानी कि शिंगल्स यानी कि पेबल्स, तो खूब सारे पत्थर आने की वजह से वो कभी कभी स्लो हो जाती है। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। तो क्रेस एक प्लांट होता है, एडिबल प्लांट है, उसे खाया जाता है, तो कभी कभी वो उन क्रेसेस से गुजरती है और काफ़ी स्लोली वो वहाँ से जाती है। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो। लेकिन फाइनली उस एरिया से भी वो बाहर निकल जाती है और फिर से तेज़ी से बहते हुए वो उस बड़ी नदी से मिल जाती है फाइनली। और इस तरीके से ब्रुक की जो जर्नी है वो कवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और फिर से वो उस लाइन को रिपीट करती है कि मैन में कम एंड मैन में गो, कि इंसान तो आता जाता रहेगा बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा चलती रहूँगी, मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी, क्योंकि मैं इंसान की लाइफ की तरह इम्परमानेंट नहीं हूँ, परमानेंट हूँ। और यही इस पोएम का मैसेज या थीम भी है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप ICSE में हैं और बाकी के पोएम्स का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप ICSE की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।